हम बारे में बात करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि चंद्रवंश के शासकों के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रवंश के शासक कौन कौन से रहे, चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। सर फूहरचंद्र और सोमचंद्र। चलिए आप बताओ। सर सोमचंद। सोमचंद्र सोमचंद्र। सोमचंद कहाँ का था ये, कहाँ का था? सर झूसी का। झूसी। झूसी कहाँ था? इलाहाबाद फूल प्रयाग साइड। फूल नगर एक नाम था। फूल फूलपुर का नाम है। का ये था। ठीक है। अब देखिए, जहाँ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि ज्ञानचंद्र की जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा उससे पूरे जो उद्योग चंद्र गद्दी पर बैठा था, उसके पश्चात ज्ञानचंद्र आता है। ज्ञानचंद्र जब गद्दी पर बैठा, जब उसे गद्दी निर्गत हुई, निर्गत का मतलब क्या हो, जब उसको दायित्व सौंपे गए, ठीक है, जब उसे दायित्व मिले, तो साल आता है 1698 में। यहाँ पर एक ताम्र पत्र मिला था कि जो ये ताम्र पत्र है ये किस चीज़ के बारे में जिक्र करता है। जो 98 में जो ताम्र पत्र मिला था, इस ताम्र पत्र में किसकी जिक्र होता है, किसका जिक्र किया जाता है इसमें, बताओ किस चीज़ का जिक्र होता है? मेरी आवाज़ आ रही है? अरे ये तो नहीं पता। देखिए यहाँ पर जी स्पष्ट सर, आ तौर रही जी है। पर, सर, जी सर। देखिए इंदु जी, आप स्पष्ट तौर पे देखिए, हमने कहा कि जो 1698 ईस्वी में जो हमें जो ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ था, इस ताम्रपत्र पर हमें ज्ञानचंद्र के गद्दी पर बैठने का पूरा विवरण हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में, ये गद्दी पर कब बैठा, ये जो ताम्रपत्र है, ये ज्ञानचंद्र के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में हमें अवगत कराता है। और इसका पूरा जीवन गढ़वाल के डोटी जो राज्य के साथ जो संघर्ष में बीता, आपने पता होगा इससे पूर्व जब हमने डोटी से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी, याद है आपको, ये भूल गए? जी सर, याद है थोड़ा सर। बताओ फिर। रैका राजा। बताइए। जी सर। सर डोटी के नरेश और सीरा नरेश जो हैं, जो अभी जो मतलब प्रेजेंट काल में डीडी हाट क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, उसको बोला जाता है, जिसके ऊपर नेपाली जो राजा थे या उनके मल्ल राजा थे, उनका उनके अधीन था। तो जिसके ऊपर चंद वंश के राजाओं ने टाइम टाइम पे आक्रमण किए हैं। तो ज्ञानचंद का जो लाइफ पूरा समय है वो डोटी के नरेशों के साथ संघर्ष में ही बीत गया था। बिल्कुल सही है। और देखिए, हम जब ज्ञानचंद के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा कि 1698 में ईस्वी में जब हमें एक ज्ञान ये ताम्रपत्र मिला, इस ताम्रपत्र में इसके संपूर्ण जीवन के बारे में, किस प्रकार इसने गढ़वाल पर आक्रमण करा, किस प्रकार से इसने डोटी के जो राज्यों के जो राजा थे उसके राज्य के साथ इन्होंने संघर्ष में इसका ये बीता। और कहते हैं कि ज्ञानचंद्र का जो पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ था, पूछा जाएगा किस जगह पर हुआ था, तो आंसर क्या आएगा, किस जगह पे हुआ था? पिंडर घाटी। तो आपको पता होना चाहिए कि पिंडर घाटी। पिंडर घाटी। पिंडर घाटी पर इसका क्या हुआ था, ये पहला जो संघर्ष ये हुआ था, इसके पिंडर घाटी में इसका पहला क्या होता, ये संघर्ष हुआ था। याद देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलिएगा। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा कि भाई पिंडर घाटी में जब इसका आक्रमण हुआ, उसके बाद थराली तक, ये थराली तक का जो उपजाऊ क्षेत्र है इसने रॉड डाला। अब मुझे बता सकते हैं कि जो थराली का क्षेत्र था, क्योंकि पिंडर घाटी तक तो इसने पहला आक्रमण हुआ, उसके पश्चात धीरे धीरे इसका कारवा जिस तरीके से बढ़ा, तो इसने कहते हैं कि जो थराली का जो क्षेत्र है, इस थराली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, ये कृषि बागवानी ये भूमि रही थी। यहाँ पर जो आपके अगर हम कहें अनाज बहुतायत मात्रा पर यहाँ पर होता था। तो इस क्षेत्र को इन्होंने क्या करा, अपने घोड़ों के टापों के माध्यम से इसे पूरा रौंद डाला इस क्षेत्र को। अब जब इस क्षेत्र को जब रौंद डाला, तो ये सोच लीजिए कि साल आता है 1699 ईस्वी में, बधानगढ़ी को इसने लूटा। और वहाँ से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बधानगढ़ी को किसने लूटा, किसने लूटा था बधानगढ़ी को? ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय। अब ये क्यों रौदा होगा, कोई बताएगा?
बताइए इंदु जी। सर लूटने की दृष्टि से ही वो किया होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, हमने कहा कि जब इसने पहला आक्रमण इसका गढ़वाल के जो पिंडर घाटी थी, याद रखना कि हमने यहाँ पर क्या कहा, पहला जो संघर्ष इसका हुआ था तो ये गढ़वाल घाटी में इसका संघर्ष हुआ था। जो साल था आपका 1960 न 1698 से अगर हम कहें 1708 के समथिंग ये रहा, इसने शासन करा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा क्वेश्चन कि ज्ञानचंद्र का जो शासनकाल था वो कब से कब तक का रहा। तो कब तक से कब तक का रहा, 1698 से 1700, 98 से 1708 बस तक। 1708 तक का इसका ये लेके चले। तो यहाँ तक इसका क्या शासनकाल ये रहा। जब इसका ये शासनकाल रहा तो कहते हैं कि जब ये पूर्ववर्ती जो राजा रहे, पूर्ववर्ती क्षेत्र के अगर हम राजाओं की बारे में बात करें तो उनकी भांति जिस तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूर्वोत्तर साम्राज्य के अगर हम देखें तो वहाँ पर जिस प्रकार से राजा अपने शासन को जिस तरीके से संचालित करता था, तो उसी प्रकार से इसने भी अपने शासन को क्या कर संचालित करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। और अगर हम देखें इसने अपना पूरा संपूर्ण जीवन काल की जब हम इसके बारे में बात करें तो इसने क्या गढ़वाल और साथ ही जो डूडी के जो जो राजा थे या ये उसके साम्राज्य में इसने डोडी में क्या करा, युद्ध लड़ता रहा। इसने हमने जिस प्रकार से आपको यहाँ पर पहला कह दिया कि पहला आक्रमण इसने गढ़वाल के जो पिंडर घाटी थी तो वहाँ पर हुआ, और उसके बाद इसने क्या करा, जो थराली का जो उपजाऊ वाला जो क्षेत्र था इसको अपने पूरे तरीके से रौंद डाला। और 1698 की अगर हम बात करें तो इसने बदानगढ़ी को लूट कर वहाँ से क्या करा था, इसने यहाँ से नंदा देवी की क्या थी, यहाँ पर स्वर्ण प्रतिमा थी, ये अपने साथ ले गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को किस शासक द्वारा लूटा गया था। पूछा जाएगा कि पवार शासकों द्वारा लूटा गया, कतुरी शासकों द्वारा लूटा गया, चंद्रवंश के शासकों द्वारा लूटा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब इतना सटीक होना चाहिए कि आप ये कह सकते हो कि यार ये चंद्रवंश के जो शासक थे उन शासकों द्वारा इस को लूटा गया था। हमने कौन किस चीज को लूटने के बारे में बात करी। हाँ गीता जी बताइए क्या करिए। सर प्रणाम। रहिए। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जब इस व्यक्ति विशेष ने जब ये गढ़वाल क्षेत्र में जब इस थराली का जो क्षेत्र इसने जब रौंदा तो यहाँ से इसने क्या करी थी आपकी, अगर हम देखें तो यहाँ से नंदा देवी की यहाँ पर क्या करी, मूर्ति इसने लूट ली। ये जो मूर्ति थी ये स्वर्ण प्रतिमा के साथ ही बनी थी और अपने साथ ले गया और अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर पर इसने पुनः स्थापित किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत से लोग जो भी अल्मोड़ा जनपद के होंगे वो कहेंगे यार हमारे वहाँ तो नंदा देवी का तो मंदिर पुरातन समय का था, क्योंकि हम तो जो बात कर रहे हैं जो वो 1699 की बात करें तो अगर हम देखें तो कई 100 दशक बीत गए। तो अगर हम वो दशकों को देखें तो हमारे लिए तो पुरातन ही हो। और बेसिकली अगर जिसने हिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो पूछा जाएगा कि अल्मोड़े की जो नंदा देवी का जो मंदिर जो पुनः स्थापित किया गया था ये कहाँ से इस प्रतिमा को लाया गया था, स्वर्ण प्रतिमा कहाँ से लाया गया था, गढ़वाल से। कहाँ से, कौन से क्षेत्र से। जब इसने मैंने आपसे सर कहा कि जो थराली बदानगढ़ी का को जब क्षेत्र इसने रौंद ढाला तो बदानगढ़ को इसने लूटा, याद है कहा था। जी जब सर, जी बदानगढ़ सर। को इसने लूटा तो वहां पर ये विजय प्राप्त किया इसने, और यहाँ से इसने क्या किया, नंदा देवी की जो प्रतिमा थी ये अपने साथ लाया और अल्मोड़े में इसने क्या किया, नंदा देवी मंदिर में इसमें स्थापित करा। अब देखिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि यार नंदा देवी की मूर्ति कहाँ से स्थापित होगी, वो भी बीच बाजार में स्थापित कर दी गई, और साथ ही मल्ला महल उसके निकट ही है। तो अगर मल्ला महल अगर चंद्रवंशों के शासन काल में अगर वो बना है तो उनके राजा वहाँ से वहाँ पर तक क्या करें, वो दर्शन के लिए ये मंदिर बना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लाया और अल्मोड़े के ये नंदा देवी ये जो मंदिर है इसको स्थापित करा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगर हम देखें बेसिकली थोड़ा सा और बता दें, साल आता है 1700 की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख पा रहे होगे 1700 ईसा पूर्व में अभियान चला जिसे हम कहते हैं रामगंगा नदी पार मल्ला सनाड़ स्थित जो साबलीगढ़ की अगर हम बात करें तो ये जो था, तो यहाँ से अगर हम देखें नंदा देवी की प्रतिमा जब ये लेके आया और 1700 ईस्वी में इसने जब राम गंगा को जब इसने पार करा, और मल्ला सनाड़ स्थित एक था अगर हम बात करें बसाली
खटली व क्या लिखा है बस जो सैंजाधार ग्राम तक ये पहुंचा। सैंधधार हाँ, ग्राम। सैंधार ग्राम तक ये पहुंचा। जब ये यहाँ तक पहुंचा और इस क्षेत्र में आपको पता होगा, ये तीलू रौतेली के बारे में हमने परसों चर्चा करी थी। कौन थी बेटा बताओ तो, इसको किस, कौन थी, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, बताइए बेटा। जी सर, सर ये हमारे वो पूर्वी नयार में इनकी डेथ हुई थी। ये यहाँ की झांसी की रानी भी बोला जाता है इनको। भूप सिंह की बेटी थी ये, जिन्होंने जब बाज बहादुर ने वहां पे मतलब कत्यूरी शासकों को भगा दिया था गढ़वाल की तरफ, तो उन्होंने जब वहां पे अत्याचार किए तो वो उनके खिलाफ लड़ी थी अपने फादर की डेथ के बाद। और उत्तराखंड जो सरकार है वो भी इनके नाम पे पुरस्कार देती है। हाँ, अब मैंने आपको ये भी बताया था, ये इसकी हत्या कैसे कर दी गई थी, ये भी बताइए थोड़ा। जी सर, सर ये जब युद्ध में थक गई थी तो पूर्वी नयार में नहाने के लिए गई थी ताकि इनकी थकावट दूर हो सके। लेकिन जो शत्रु पक्ष था उसने इसका फायदा उठाया और पीछे से इनकी गर्दन पे वार कर दिया था। और इनका जो सर था वो क्या कर दिया, धड़ से कलम कर दिया था, तो धड़ से अलग इनका कर सर दिया उड़ा था। दिया गया था। तो तीलू रौतेली की मृत्यु के बाद जब हम कहते हैं कि यार इस क्षेत्र में जब तीलू रौतेली की मृत्यु हो गई थी, तो गढ़वाल क्या था, गढ़वाल क्या हुआ, पुनः गढ़ राज्य का ये हिस्सा बन गए थे। देखिए मृत्यु के बाद क्या हुआ, गढ़ राज्य का पुनः हिस्सा ये बन गया था। और अगर हम देखें, जब यहाँ पर ये पुनः हिस्सा बना है, जब पुनः गढ़वाल ने अपना अधिकार यहाँ पर स्थापित करा, तो उसके बाद अगर हम देखें तो 1771 की अगर हम बात करें, न एक सॉरी 1701 की अगर हम बात करें, तो ज्ञानचंद के आक्रमण के प्रति उत्तर में गढ़ नरेश ने, जो वहाँ पर कौन था, फतेह शाह ने क्या करा था, 1701 में जो चंद्र राज्य के पाली परगने को बिगवाड़ और चौकोट क्षेत्र को क्या करा, लगभग वीरान कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानचंद्र को किस राजा ने पराजित करा था। फतेह शाह ने। फतेह शाह ने ये पराजित किया था। तो लास्ट में क्वेश्चन बनेगा कि जो ज्ञानचंद्र को उसके परगना से, उसके क्षेत्र से जो वीरान कर दिया था, वो किस वर्ष कर दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1701 में उसको वीरान कर दिया गया था। और ये जो कमोवेश जो परिस्थिति बनी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, कहीं ना कहीं चंद्रवंश का जो साम्राज्य था कहीं ना कहीं वो ढीला पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फायदा जो पहुंचा सीधा, वो किसको पहुंचा, आपके फतेह शाह ने क्या करा, पुनः अपना जो गढ़ राज्य था उसको कहीं ना कहीं उसने जीत लिया था। जब हम ज्ञानचंद्र की बात करते हैं, मैंने कहा 1698 से 1708 तक का इसका शासन रहा, और 1699 में इसने क्या, बधानगढ़ पर इसने विजय प्राप्त करी। और ज्ञानचंद्र ने बधानगढ़ से क्या करी थी, क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञानचंद्र बधानगढ़ से किसको ये साथ अपने लेके आए, कौन सी वस्तु को अपने साथ लेके आया था, क्वेश्चन बनेगा। तो क्या लेके आया था, नंदा देवी स्वर्णिम प्रतिमा। और जिसमें पूर्वांचल की अगर बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें, रामगंगा की जो बात कर रहे हैं हम, चंद्रवंश का जो शासक जो था, तो इस क्षेत्र में किसका शासनकाल रहा था, तो आपको पता होना, ज्ञानचंद्र का रहा था। और जिस समय कुमाऊं में ज्ञानचंद्र का शासनकाल रहा था, तो वहां पर गढ़ नरेश कौन था उस समय, फतेह शाह। ये फतेह शाह ने क्या कहा था, जब गढ़ राज्य के जितने पाली परगाने थे, इसने ही उसको लूटा था, गढ़ नरेश फतेह शाह ने इसने लूटा था। और साल आता है 1703 में दुधौली का युद्ध भी हुआ था, जहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुधौली का युद्ध में, ये दुधौली का जो युद्ध हुआ था वो किन दो शासकों के बीच हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, ज्ञानचंद्र और ये फतेह शाह के बीच ये युद्ध हुआ था। और 1704 की अगर हम बात करें, तो 1704 में जो ज्ञानचंद्र था उसने क्या करा था, जो डोटी पर क्या करा था, एक अभियान प्रारंभ किया था, और अपने पिता, जो इनके पिता थे उद्योग चंद्र की जब हम बात करते हैं, जब उसकी हार हुई, तो इसने हार का बदला लेने के लिए ये तमाम चीज़ें करी। क्योंकि इसके पिताजी जब हार गए थे, तो डोटी के जो नरेश, जब हमने कहा कि डोटली पर जब इन्होंने क्या करा था, अपना अभियान चलाया था, तो इनके पिता वहाँ पर जो थे
उद्धवचंद की यहाँ पर हार हुई और ये हार का बदला लेने के लिए इसने तमाम चीज़ें षड्यंत्र रचा। और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे ये रोशनी आप बता सकते हैं कि ज्ञानचंद्र की जो मृत्यु हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, बताओगे बेटा? बता। अभी तो ये नहीं है सर। मीनाक्षी, नहीं पता? जी सर। पता है ममता, आपने तो पढ़ा है। सर नहीं सर, पढ़ा तो है लेकिन सर ये मैंने बहुत पहले पढ़ा है, तो मेरा जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें बहुत चीजें अलग हैं सर। मैं आज जो पढ़ी हूँ वो कुछ अच्छा है और नया चलिए है। कोई नहीं, हम आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। ठीक जी है, सर। अब देखिए, याद रखिएगा, आपको पता है इंदु जी? नहीं चलो सर नहीं। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि जब 1704 में जब ज्ञानचंद्र के ने क्या करा था, जब डोटरी पर इसने अभियान चलाया, तो जब इसने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के उपरांत, क्योंकि पिता जब हार गए थे डोटी में, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने तमाम चीज़ें षड्यंत्र रचे। और ज्ञानचंद्र का युद्ध जो हुआ था डोटी नरेश से कुमाऊं की सीमाओं पर, क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था, उसमें मलेरिया फैला था। तो मलेरिया से ये कुमाऊं का जो क्षेत्र था पूरा जो ग्रसित हो गया था पूरा, अगर हम कहें भाबर का जो क्षेत्र था वो पूरी तरीके से क्या होता, मलेरिया के चपेट में आ गया था। और जो डोटी का जो नरेश था, सर हाँ बोल, स्लाइड नहीं है दिखाई दे रही सर। किस स्लाइड किस किस को नहीं नहीं दिखाई दिखाई दे दे रही रही? है सर। आवाज भी रुक रही है। आप सभी को दिखाई दे रही? सर दिख रहा है। दिख सर दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी वॉइस थोड़ा कट रही है बीच बीच में। सिग्नल प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि आज जी मौसम ख़राब है तो बारिश हो रही, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 1704 में जब मैंने कहा कि ज्ञानचंद्र ने अपने पिता की हार का प्रतिशोध लेने के लिए डोटी पर आक्रमण किया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानचंद्र ने किसके प्रतिशोध पर डोटी पर आक्रमण करा, किसके प्रतिशोध के लिए करा इसने? अपने पिता के लिए। उद्योत चंद अपने हाँ, फादर फादर के। कौन था? पूछा जाएगा कि ज्ञानचंद्र किसका बेटा था? उद्योत चंद। ठीक है, तो उद्योग चंद का ये उद्योत चंद बेटा का। था। जब डोटी पे यह परास्त हुआ तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए इसने डोटी पर आक्रमण करा। कहते हैं कि संभवतः यह कुमाऊं क्षेत्र की सीमा पर जब मलेरिया जो ग्रस्त, जब भाबर का क्षेत्र पूरा मलेरिया ग्रस्त हो गया था और मलेरिया ये लड़ना पड़ा था, और डोटी के नरेश तो उसमें भाग गया था, किंतु ज्ञानचंद्र की सेना मलेरिया का शिकार हो गया और अगर हम देखें तो ज्ञानचंद्र को यहीं से वापस लौटना पड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोटी पर कौन मलेरिया के शिकार हो गए थे, तो वहां पर पूछा जाएगा कि ज्ञानचंद की सेना, पूछा जाएगा कि ज्ञानचंद। ज्ञानचंद्र हुआ था, तो यहाँ पर से जो डोटी का जो नरेश था, तो यहाँ से तो वो भाग गया क्योंकि मलेरिया फैल गया था, तो मलेरिया से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तो सुरक्षित स्थानों में चले गया था। तो यहाँ पर जब इसकी सेना इस स्थान पर पहुंची, तो ज्ञानचंद्र की जब ये पहुंची सेना, तो यहाँ पर इसकी सेना भी क्या हुई, पूरी उसकी चपेट में आ गई। और इसी समय ज्ञानचंद्र को भी यहीं से क्या थोड़ा सा वापस लौटना पड़ा था। और ज्ञानचंद्र की जब हम बात करते हैं, ज्ञानचंद्र भी धार्मिक प्रवृत्ति का ये राजा था और डोटी अभियान के दौरान उद्योग चंद्र और ज्ञानचंद्र द्वारा निर्मित सोर और सीरा क्षेत्र के मंदिरों को देवाल देवाल कहा गया था, या धोल ये कहते हैं। तो याद देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवल देवल मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के शासक में हुआ था, या कत्यूरी वंश के शासक में हुआ था, या परमार वंश के शासक में हुआ था, या फिर मुगलों के वंश में हुआ था? तो किसके उसमें हुआ था? चंदवंश। चंद्रवंश के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा कि देवल अथवा धौल ये जो कहते हैं, हाँ सर सर ज्ञानचंद के फादर जो बताए उद्योग चंद बिल्कुल थे ना उद्योग सर। चंद है।
ठीक है। अब देखिए, हमने जब ये कहा कि जब जी डोटी नरेश ये जब यह मलेरिया से जब ये ग्रसित हो गया था, जब ये वाला जो भाबर ये क्षेत्र था, तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं हार के डर से भी भाग गया था। और यहाँ पे जो कुमाऊनी सेना का कहा जाता है कि जैसे हमने कहा कि भैया ये तो जो ज्ञानचंद की सेना को कुमाऊनी सेना के रूप में भी ये जाना गया था, क्योंकि ये इसकी शिकार हो गई थी मलेरिया के। और यहाँ से क्या हुआ, फिर ज्ञानचंद अपने गंतव्य स्थान पर अपनी राजधानी वापस आया। और फिर हमें यहाँ से पता होता है कि यार ज्ञानचंद्र का जो आगमन कहते हैं ना कि जब इसका जो प्रस्थान हुआ था, तो ये मात्र ये सुनकर ही ये कहते हैं कि भैया जब इसका आगमन जब प्रस्थान हुआ था, तो जो डोटी का जो नरेश था उसने क्या करा, जितने भी उसके सीमांतवर्ती जो क्षेत्र थे वहीं पर उसको रोक लिया था। कहते हैं कि भैया जो डोटी के नरेश ने उस समय क्या करा, जो इसके सीमांत जो क्षेत्र थे वहीं पर इसको रोक लिया था। और यहाँ पर जो चंद्र वंश की जो सेना और साथ ही डोटी में क्या करा प्रवेश करने यहाँ पर नहीं दिया था, क्योंकि उस समय थोड़ा सा डोटी का जो नरेश था थोड़ा सा शक्तिशाली था। उसने क्या करा कि जो चंद्रवंश की जो सेना थी उसको प्रवेश नहीं करने दिया। और मैंने जैसा कि आपको यहाँ पर बताया था कि भैया जो ज्ञानचंद्र धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये क्या करता था, देवी देवताओं की पूजा किया करता था और इसको रुचि भी इसमें थी। और जिस प्रकार से इनके पिता थे, पिता ने भी बहुत ढेर सारे मंदिर बनाए थे। और साथ ही जिसमें मैंने कहा डोटी का जब अभियान चला था, तो उद्योग चंद्र ने क्या करते, जैसे ज्ञानचंद्र और उद्योग चंद्र ने यहाँ पर क्या सोर और सीरा क्षेत्र में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोर और सीरा क्षेत्र के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? कौन शासक थे? चंद और ज्ञानचंद, तो इनके द्वारा किया गया था। फादर और तो याद रखिएगा, जो पिता पुत्र। देवल स्थल है, जो कहते हैं कि अब याद रखिएगा जो शीरा के क्षेत्र है और मंदिरों का जो देवल अथवा धौल हम कहते हैं, तो बता सकते हैं जो देवल स्थल है ये कहाँ है, ये कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा? सर पिथौरागढ़ बिल्कुल में। सही, ये पिथौरागढ़ के चोपता, ये नुरकुलेश, ये कासानी, ये मसोली, ये आदि चंद्र शैली के मंदिर इन्हें कहते हैं। कि यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था कि भैया आपके जो डोटी के जो नरेश थे, चाहे मल राजा थे, तो उन्होंने क्या करा था, नेपाल और उसके बीच तिब्बत के बीच एक दीवार भी बनाई थी। तो यहाँ पर कहते हैं, अगर हम कहें जो उस समय जिस प्रकार से वास्तुकला का हमें कहीं ना कहीं एक वो देखने को मिलता है, नमूने देखने को मिलते हैं कि वास्तुकला उस समय कितनी शानदार तरीके से अपना वर्क कर रही थी। और वास्तुकला को कहीं ना कहीं इन राजाओं ने कहीं ना कहीं श्रेय दिया और फली फूली। और इनके समय में जो ये आर्ट थी वो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कहीं अपने स्वर्ण काल को भी प्राप्त हुई। तो आप देखते हैं इसके पश्चात अगर हम देखें देखिए यहाँ पर जब हमने कहा कि ज्ञानचंद्र ने, अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज्ञानचंद्र ने क्या करते, जिसमें कतूरी घाटी का जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर भी इसने ही बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कतूरी घाटी में बद्रीनाथ का मंदिर किसने बनाया था? किसने बनाया था? ज्ञानचंद और द्वितीय। ज्ञानचंद्र जी ने। और एक याद ये चीज़ है, ये भी याद रखिएगा, जो तराई भाबर का जो क्षेत्र था उसमें जो आम के बगीचे लगाए थे गए थे, तराई भाबर के क्षेत्र में आम के बगीचे किसके द्वारा लगाए गए थे? तो वो भी ज्ञानचंद्र के द्वारा लगाए गए थे। क्योंकि ज्ञानचंद्र के जिस प्रकार से हमने कहा कि इन्होंने उसमें मंदिरों को भी कहीं ना कहीं बनाया और साथ ही ये तमाम चीज़ें इसके समय में हुई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सर तो इसके फादर ने भी तो लगवाए थे बिल्कुल सही। उद्योगचंद ने। तो इनके फादर के बारे में थोड़ा सा हम सरसरी निगाह देखते हैं। देखिए आपको ये भी याद होगा कि हमने सर हाँ बोलो, सर बोलते रहिए। सर ये बद्रीनाथ का मंदिर जो बनाया तो ज्ञानचंद और उसके पिता ने तो बनाया सर। जो ज्ञानचंद ये द्वितीय क्यों कह रहे हैं सर? कतूरी घाटी है, तो कतूरी घाटी में जो बद्रीनाथ का जो जी मंदिर बनाया था वो ज्ञानचंद्र ने बनाया था। थोड़ा सा आपको जितने भी लोग इसमें देख रहे हैं या जुड़े हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को ये देखिएगा कि हम थोड़ा सा उद्योग चंद के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पीछे ले जाता हूँ। देखिए बाज बहादुर शाह की जब मृत्यु हुई उसके बाद 1678 में गद्दी पे कौन बैठा था? उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। और उद्योग चंद को हम क्या कहते हैं, जितने उद्योगचंद भी बैठा था। इतिहासकार थे, तो कहीं ना कहीं इसमें इनके जो शासनकाल था उसके शासनकाल में क्या है, बहुत ढेर सारे मतभेद हैं। और उद्योग चंद को एक बीमारी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्योग चंद को कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी थी?
दाई माता, एक इसको एक बीमारी थी, इसका जो इसका जो शासन, जो इसका राज वैद्य हुआ करता था, बरदेव जोशी इसका वैद्य था। और उद्योग चंद का ये प्रथम सेनापति, हमने कहा हीरू देव की हमने बात करी थी। और उद्योग चंद का जो दूसरा सेनापति का नाम कौन सा था, हमने कहा था शिरोमणि जोशी के नाम पे हमने कहा था, जिसने शोर का जो नेगी भी इसे कहा जाता था। पता है आपको? मेशी साहू। शिरोमणि जो सर मुझे सिर्फ मेशी साहू का पता है। मेसी साहू, तो याद रखिएगा, इसको थोड़ा नोट कर लो कि हमने कहा कि जब उद्योग चंद का जो दूसरा सेनापति की अगर हम बात करते हैं, तो शिरोमणि जोशी वो था जिसने क्या था, शोर का, इसको शोर का नेगी भी इसे कहा जाता था। और हमने कहा था जैसे पातीराम हो गया, या फिर कहें भक्त कवि की बात करते हैं, या फिर हम बद्रीदत्त पांडे की बात करते हैं, तो सभी जितने भी एडिकेशन की बात करें, जितने भी राइटर हैं, जितने भी ये शासक या कहे इतिहासकार रखे, तो सभी इतिहासकारों ने, अगर हम उद्योग चंद की अगर हम बात करते हैं, तो उसको एक प्रतापी चंद्रवंश का शासक के रूप में माना कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रतापी, बहुत शानदार ये इसका व्यक्तित्व रहा, बड़ा ही ताकतवर ये शासक रहा। तो इस तरीके से इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। और साथ ही हम कहते हैं थे जो उद्योग चंद ने क्या करते, आपको पता होगा कि स्थायी जो छावनी के रूप में जो सेना का गठन किया गया था, सेना के लिए इसने स्थायी छावनी का निर्माण करा। और बधानगढ़ का किला भी इसने जीता था 1678 में। और हमने कहा कि जो मल्ला महल हो गया और रंग महल का भी निर्माण इसके द्वारा किया गया था। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हो गया, पार्वती का मंदिर हो गया, वो जो अल्मोड़ा में बनाए गए थे, पार्वतीश्वर का मंदिर। और साथ ही अगर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है किस चंद्रवंश के शासक काल में बना, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन था, आपका उद्योग चंद के समय में ये बना था। और साथ ही पार्वती मंदिर है, तो उसके समय में ही बना था। और आपको मैं बता दूं कि उद्योग चंद के समय में अगर हम देखें, जो माल का सिकदार जिसे हम जगन्नाथ बैर भी कहते थे, तो वो भी इसने बना था। गंगाराम और ये तमाम चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें थी, वो हमने आपको पूर्व में बताया गया था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। और एक चीज़, थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, जब उद्योग चंद ने क्या करा, युद्ध ना लड़ने का वचन लिया था, तो वचन क्या लिया था, जब वचन लेकर ये गया था, तो जब इसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसके पश्चात किस चीज़ की खोज में चला गया था, ये शांति की तलाश में चला गया था। तो मुझे लगता है कि आपने सत्य की इसको खोज में। ज़्यादा नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है। उद्योग चंद ने पढ़ लिया था बेटा? पढ़ देखिए लिया मैंने था यहाँ पर सर। कहा था, देखिए यहाँ पर देखो, हमने कहा था कि इसमें लिखा है कि इस विजय के उपलक्ष्य में इसने एक महल का निर्माण किया था, जिसे त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर और चंद्रेश्वर नामक मंदिरों का निर्माण किया। जो ये मंदिरों का जो निर्माण किया था, ये सारे आपके अल्मोड़ा जनपद में ही इसने कराया गया था, अल्मोड़ा में ही कराया गया बेसिकली अगर कहे तो। किंतु शीघ्र ही डोटी नरेश ने कर देना बंद कर दिया था। हमने कहा था कि कर देना बंद कर दिया था, तो अंत में उद्योग चंद ने तीसरी बार डोटी पर आक्रमण करा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्योग चंद्र ने डोटी पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 3 बार आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने का वजह क्या था, फिर डोटी के जो नरेश थे उन्होंने जो इनके कर थे वो देना बंद कर दिया था। और इस बार उसकी सेना को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से, बुरी तरीके से हारा। और इस समय हमने बात करी थी बेटा, याद रखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इस युद्ध में जो शिरोमणि जोशी मारा गया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिरोमणि जोशी किस युद्ध में मारा गया था। तो आपको पता होना, डोटी का जो युद्ध था, जो तीसरा युद्ध था, तो उस युद्ध में शिरोमणि जोशी को मार दिया गया था। और उद्योग जो चंद था, तो युद्ध भूमि से भागकर ये अल्मोड़ा पहुंचा। कौन भागा था युद्ध भूमि से, कौन भागा था? ये भागा, ये भाग कर कहाँ पहुंचा था? कभी क्वेश्चन पूछेगा कि डोटी के नरेश के साथ जब उद्योग चंद का युद्ध होता, तो इस युद्ध में उसका एक सेनापति मारा गया था, द्वितीय सेनापति शिरोमणि जोशी मारा गया था। और ये युद्ध छोड़कर अल्मोड़ा भागा, और डोटी सेना ने भयंकर मार कटाई करी यहाँ पर। और कुछ कुमाऊनी सेना को, यहाँ पर जो सैनिक थे, उनको जिंदा वापस पहुंचे। और इस असफलता से निराश होकर उद्योग चंद ने अपनी जीवन शांति की खोज में लग गया। देखिए, जब तीसरी बार जब युद्ध के लिए गया ना बेटा, आपको याद है कि
हमने ज्ञानचंद के बारे में आपसे मैंने एक चर्चा करी थी। ज्ञानचंद के बारे में मैंने ये कहा कि भैया जिस समय ये इसने क्या करा था, अपने पिता का क्या लिया था, प्रतिशोध तो ले रहा था ना, बदला बदला। ले रहा था। किससे ले रहा था? जी सर, डोटी नरेश नरेश से, से। क्योंकि इसके पिताजी की यहाँ पर क्या होती, भयंकर मार कुटाई हुई थी, या कहें बड़ा ही इसके असफल होकर ये भाग गया था, युद्ध से भाग के हो गया। किसके? डोटी के नरेश से ये भागा था। तो डोटी के सेना ने यहाँ पर क्या है, सही तरीके से युद्ध लड़ा और भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा, और कुछ ही कुमाऊनी सैनिक यहाँ जिंदा वापस पहुंच पाए कुमाऊं क्षेत्र में। और इस जब इसकी असफलता हुई, ये युद्ध जब हारा, तो उद्योग चंद ने क्या करा, अपना जीवन शांति की खोज में ये शांति की खोज में निकल गया। इसने कहा कि भैया अब तो मैं क्या करूंगा, युद्ध नहीं लड़के मैं क्या क्या करूंगा, अब मैं शांति की तलाश में इधर से उधर अपने गंतव्य स्थानों के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। अब अपने जीवन को मैं क्या करूंगा, बहुत ही ज़्यादा सुखी और शांति के साथ अपने जीवन को क्या करूंगा, निर्वाह करूंगा। तो इस तरीके का इसका ये था। और जब ये शांति के तौर पर ये जब गया, तो कहीं ना कहीं इसको क्या रहा, क्योंकि युद्ध में बड़ी ही पराजय इसकी हुई, तो कहीं ना कहीं इसकी आत्मा ये दुहाई नहीं दे रही थी कि यार मैं इतना बड़ा, मैंने कई दफ़े इसको हराया और लास्ट अंततः गत्वा अगर देखें तो आज मेरी बहुत बुरी करारी हार हुई। तो कहीं ना कहीं ये अपने हार से उब या कहे संभल नहीं पाया। तो इसने ये समझा कि यार इसने यही चीज़ उचित समझी, भैया मैं क्या कर लूँ, शांति की तलाश में निकल लूँ। तो ये शांति की तलाश में निकल गया भाई हमारा। तो जब ये शांति की खोज में निकला, तो अपने दरबार के विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया, विधाओं को, जितने भी अलग अलग विधाओं में जो बहुत ज़्यादा पारंगत जो विद्वान थे, उनको इसने आमंत्रित किया अपने दरबार में। और कोटा भाबर क्षेत्र में आम्र वाटिकाएं लगाई। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसका मतलब हमने इसको पढ़ा दिया था। तो जो तराई भाबर, देखिए हाँ सर जी, ये कब पढ़ाया था? जब आप क्लास में ज्वाइन नहीं हुई थी, सर ये कब पढ़ाया था? नहीं सर, 30 ज्वाइन तो हुई थी, दिसंबर पर को 30 हमने 30 दिसंबर को दिसंबर को पढ़ाया था क्लास ली मैम। थी, तो 30 दिसंबर का हम, उस दिन मेरा कोई नेटवर्क बात नहीं नहीं, चला। ठीक है। तो जी। कोटा भाबर क्षेत्र में इसने बहुत ढेर सारे जो आम की वाटिकाएं लगाई, आम का बगीचा इसने बनाया। राज्य में फलदार वृक्ष रोपने का जो श्रेय जाता है, वो किसे जाता है? उद्योग चंद उद्योग को चंद जाता को। है। तो अगर हम देखें बेसिकली, तो राज्य में जो फलदार वृक्षों को रोपने और सत जो सती सावित्री की जो पूजा पाठ होती है, और मंत्रो तंत्र की ये जो भी होते हैं ना, गुंजन सुनाई देने लगी जब इसने वृक्षारोपण करेगा। तो फिर वहाँ पर पूजा पाठ, ये मंत्र तंत्र का ये क्या हुआ, वहाँ पर आह्वान, ये तमाम चीज़ें होने लगी। और इसने अपने अंतिम काल को इसने निकट जान, उसने क्या करा, 1698 ईस्वी में राज्य कार्य को अपने पुत्र को सौंप। देखिए, कहने का मतलब है कि जब इसने ये देखा यार मेरा अंत समय आ गया है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब ये जो सारा शासनकाल जो देना है, जो राज्य की जो गद्दी पर जिसे बैठाना है, 1698 में इसने अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये शांति की खोज में निकल गया। उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। और इसकी डेथ कैसे हुई, तो ये भी कहीं ना कहीं अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। तो उसके बाद इसका पुत्र जो आता है, ज्ञानचंद के बारे में हमने पढ़ लिया। मुझे लगता है कि ज्ञानचंद के बारे में सभी को पता चल गया होगा कि ज्ञानचंद्र कौन था। समझ में आ रहा है? जी सर। देखिए,